हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्मेकोलॉजी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है। सबसे फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको दी गई है डिजीज और सेकेंड लिस्ट के अंदर दी गया है ड्रग ऑफ चॉइस। आपको यहाँ पर मैच करना है कि कौन सी डिजीज के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो यूज में आती है। चलिए देखते हैं हम इसको। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया मेनिया का हमारा ड्रग ऑफ चॉइस जो रहता है वो रहता है हमारा लिथियम। उसके बाद आता है हमारा काला आजार की कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो रहती है हमारी लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट है हमारा एनाफाइलेक्सिस आपको पता ही होगा, जिसके अंदर की हम एड्रेनालिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। लास्ट रह गया हमारा अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम, तो उसका रहेगा हमारा क्लोरडाइजेपॉक्साइड रहती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यह सीक्वेंस हमारा कौन से के अंदर मैच कर रहा है। ए हमारा जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है। उसके बाद आता है बी 1, सी 2 और डी जो है वो 3, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे होंगे, तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने प्रेजेंट किए गए थे, जहां पर कि हमें दो लिस्ट दी गई थी, दोनों में से आइडेंटिफाई करना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हमारा ए 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary tuberculosis. Which of the following anti-tuberculosis drug should not be given? यहाँ पर एक 30-year-old pregnant woman है जिन्हें की pulmonary tuberculosis को डायग्नोस हुआ है। निम्न में से कौन सी हमारी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो कि हमें यहाँ पर नहीं देनी चाहिए? ऑप्शन ए INH, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन डी इथाम्ब्यूटोल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी एक एमाइनोग्लाइकोसाइड होती है जो कि टेरेटोजेनिक होती है। टेरेटोजेनिक मतलब यह फिटस के लिए हार्मफुल होती है। इस मेडिसिन की वजह से क्या होता है, 8th क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी वो डैमेज हो सकती है, जिससे बेबी है उसके अंदर हियरिंग लॉस हो सकता है। इसीलिए हमेशा हम स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है उसे प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ एड्रेनालिन इन इंक्रीजिंग द चांस ऑफ रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। जो हमारा एड्रेनालिन होता है उसका ROSC यानी कि रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के अंदर क्या रोल होता है? ऑप्शन ए इंप्रूव्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑप्शन बी इंक्रीजेस पेरिफेरल ब्लड फ्लो, ऑप्शन सी इंक्रीज कोरोनरी एंड सेरेब्रल परफ्यूजन, ऑप्शन डी डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन सी इंक्रीजेस कोरोनरी एंड सेरेब्रल परफ्यूजन। एड्रेनालिन वासोकंस्ट्रिक्शन करती है जिससे ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, उसकी तरफ डाइवर्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ साइट्रेट इज यूज्ड इन WHO ORS इंस्टेड ऑफ बाइकार्बोनेट। WHO का जो हमारा ORS होता है पर बाइकार्बोनेट की जगह साइट्रेट को यूज करने का मेन रीजन क्या है? ऑप्शन ए इट इज चीपर, ऑप्शन बी इट इनहांसेस टेस्ट, ऑप्शन सी इट इज मोर स्टेबल इन हॉट क्लाइमेट्स, ऑप्शन डी इट रिड्यूसेस पोटेशियम लॉस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि इट इज मोर स्टेबल इन हॉट क्लाइमेट्स। प्रीवियसली जो हमारा ORS का फार्मूला था जिसके अंदर की हम बाइकार्बोनेट यूज में लिया जाता है, अब जो है ट्राइसोडियम साइट्रेट को यूज में लेते हैं। उसके बहुत से रीजन है। सबसे फर्स्ट है हमारा साइट्रेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है जिससे शेल्फ लाइफ ज्यादा लॉन्गर प्रोवाइड करता है। सेकंड रहेगा हमारा एसिडोसिस का बेटर करेक्शन होता है साइट्रेट के द्वारा, और इसी के साथ ही यह एब्सॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा ए पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर डिजिटलिस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी व्हाट इज द स्पेसिफिक एंटीडोट। यहाँ पर हमें डिजिटलिस यानी कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट पूछा गया है। ऑप्शन ए डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स डिजिबाइन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी नाइलोक्सोन, ऑप्शन डी N-acetylcysteine। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स यानी कि डिजिबाइन। यहाँ पर आपने देखा है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर हम ऑप्शन ए राइट आंसर को चूज करेंगे। इसके अलावा नालोक्सन की बात करते हैं तो नालोक्सन ओपियोइड एंटीडोट होता है, और वहीं बात करते हैं N-acetylcysteine की तो यह पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ए न्यूबॉर्न हैज ए पॉजिटिव ऑर्टोलानी एंड बार्लो टेस्ट व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट नर्सिंग एक्शन। एक न्यूबॉर्न है जिसके अंदर की ऑर्टोलानी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारा बेस्ट नर्सिंग स्टेप क्या रहेगा?
ऑप्शन ए रीएश्योर द मदर, ऑप्शन बी इमोबिलाइज द अफेक्टेड लेग, ऑप्शन सी रेफर टू ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, ऑप्शन डी मॉनिटर एंड रीअसेस एट 6 मंथ। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेफर टू ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्टोलनी और बार्लो टेस्ट की। सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं ऑप्शन ए को, जिसके अंदर दिया गया रीएश्योर द मदर, जो कि हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। जब हमारा ऑर्टोलनी और बार्लो टेस्ट पॉजिटिव हो तो रीएश्योर करना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। वहीं हम देखेंगे ऑप्शन बी को, इमोबिलाइज द अफेक्टेड लेग। स्पेशलिस्ट से कंफर्मेशन के बाद हमें इमोबिलाइज करते हैं तो हमें सबसे पहले तो क्या होगा, स्पेशलिस्ट को रेफर करना होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। सबसे फर्स्ट तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह दोनों टेस्ट होते किस में है। ऑर्टोलनी और बार्लो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि डेवलपमेंट है यहाँ पर डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप का, जिसमें आपको क्या है ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास रेफर करना अप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉनिटर एंड रीअसेस एट 6 मंथ। मॉनिटर और 6 मंथ के बाद रीअसेस करने से कंडीशन जो है हमारी वो और ज्यादा बिगड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे हम। A 2-year-old child is brought to the emergency department with barking cough, stridor and hoarseness. What is the most likely diagnosis? हमारे पास 2-year-old child है जिसके पास हमें यहाँ पर दिया गया बार्किंग कफ है, स्ट्राइडर है और हॉर्सनेस है, तो यहाँ पर हमारा डायग्नोसिस क्या रहेगा? ऑप्शन ए ब्रोंकियोलाइटिस, ऑप्शन बी एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन सी क्राउप लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, ऑप्शन डी अस्थमा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्राउप। ऑप्शन ई ब्रोंकियोलाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर वीजिंग प्रेजेंट होती है, ना कि स्ट्राइडर और बार्किंग कफ। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन बी एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो होता है वो सडन ऑनसेट के साथ ड्रूलिंग भी होता है यहाँ पर, लेकिन बार्किंग कफ यहाँ भी प्रेजेंट नहीं होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्राउप की। क्राउप का जो क्लासिक साइन है उसके अंदर आता है बार्किंग कफ, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर और होर्सनेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अस्थमा को। अस्थमा के अंदर विजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, बार्किंग कफ यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि हमें जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर दिया गया था बार्किंग कफ, स्ट्राइडर और हॉर्सनेस, तो वो हमें किसके साथ प्रेजेंट देखने को मिलती है? क्राउप के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ए 4-month-old infant present with poor feeding, floppiness and decreased spontaneous movement, which condition is most likely? आप यहाँ पर देख सकते हैं एक 4-month-old इन्फेंट है हमारे पास, जिसके अंदर एट प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है? पुअर फीडिंग है, इसी के साथ ही फ्लॉपीनेस और डिक्रीज्ड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन सस्पेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए इन्फेंट बॉटुलिज्म, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इन्फेंट बॉटुलिज्म। इन्फेंट बॉटुलिज्म का क्लासिक साइन होता है कॉन्स्टिपेशन, पुअर फीडिंग एंड हाइपोटोनिया, जिसके अंदर की फ्लॉपी बेबी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया को। हाइपोग्लाइसीमिया में पर्सन जो है वो लिथार्जी होता है, ना कि फ्लॉपीनेस होती है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में फीवर के साथ इरिटेबिलिटी होती है, लेकिन फ्लॉपीनेस यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होती है। और बात करते हैं ऑप्शन डी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की, तो यह हमारा हार्ट डिफेक्ट से रिलेटेड है, ना कि न्यूरोमस्कुलर फ्लॉपीनेस से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन्फेंट बॉटुलिज्म ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ए 6-month-old fails to sit without support, what is the most appropriate interpretation? एक 6-month-old इन्फेंट है हमारे पास जो कि सिट विदाउट सपोर्ट वाला जो माइलस्टोन है उसे अचीव करने में फेल्ड है। यहाँ पर हमारा अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? ऑप्शन ए नॉर्मल माइलस्टोन, ऑप्शन बी माइल्ड डेवलपमेंटल डिले, ऑप्शन सी सीवियर डेवलपमेंटल डिले, ऑप्शन डी नीड्स इमीडिएट रेफरल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए नॉर्मल माइलस्टोन। मोस्ट बेबीज सिट विदाउट सपोर्ट हमें 6 to 8 मंथ की एज के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन में हमें जो बेबी दिया गया है वो है हमारा 6 मंथ का, जो कि नॉर्मल माइलस्टोन है। हमें बेबी की प्रोग्रेस को 8 मंथ तक वॉच करना होगा। जब तक 8 मंथ नहीं हो जाते तब तक हम इस माइलस्टोन को डिले माइलस्टोन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा बेबी 6 मंथ का था, तो उसके अंदर यह कंडीशन जो है वो नॉर्मल माइलस्टोन की तरफ इंडिकेट करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। A child with diarrhea is lethargic, has dry mucosa and sunken eyes. What is the best choice of treatment? एक चाइल्ड है जिन्हें की डायरिया हुआ है, एट प्रेजेंट वो लिथार्जी भी है, म्यूकोसा जो है वो ड्राई है और संकन आई से, तो हमारा बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ऑप्शन ई एनकरेज फ्लूइड्स एट होम, ऑप्शन बी ORS थेरेपी एट ए क्लिनिक,
ऑप्शन सी आईवी फ्लूइड विथ रिंगर लैक्टेट, ऑप्शन डी वेट इन वॉच फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी को। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन ए, एनकरेज फ्लूइड्स एट होम। होम फ्लूइड्स ओनली माइल्ड डिहाइड्रेशन जो होता है हम तब एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ओआरएस थेरेपी एट ए क्लिनिक। ओआरएस का यूज मॉडरेट डिहाइड्रेशन में होता है। आईवी फ्लूइड्स विथ रिंगर लैक्टेट, हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वह इंडिकेट कर रही है सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ, और जब भी सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो वहां पर हमें आईवी फ्लूइड जैसे कि आरएल की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन डी के अंदर आप देख रहे हैं वेट इन वॉच फॉर इम्प्रूवमेंट। सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में वेट एंड वॉच जो रहेगा वो काफी डेंजरस हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा साइकेट्रिक नर्सिंग, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज। ईसीटी का हमारा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है? ऑप्शन ए सीजर, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ऑप्शन सी एस्पिरेशन, ऑप्शन डी कार्डियक अरेस्ट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए सीजर्स की बात करते हैं। सीजर जो है वो इंटेंडेड डिफेक्ट है हमारा ईसीटी का। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जो कि हमारा राइट आंसर है। ईसीटी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है टेम्पररी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बात करते हैं हम एस्पिरेशन की। ईसीटी से पहले पेशेंट को जो है हम एनपीओ रखते हैं और ड्यूरिंग ईसीटी भी एट्रोपिन एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे हमारा एस्पिरेशन का रिस्क कम हो जाता है और यह ईसीटी के साइड इफेक्ट के अंदर भी नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है ईसीटी का। सो इस तरह से आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमन पूछा था, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा हमारा व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ केयर ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया की जो हमारी एक्यूट फेज होती है उसमें मेन फोकस ऑफ केयर किस पे रहता है? ऑप्शन ए री इंटीग्रेशन इनटू द कम्युनिटी, ऑप्शन बी टीचिंग सोशल स्किल्स, ऑप्शन सी एंश्योरिंग सेफ्टी एंड स्टेबलाइजिंग सिम्टम्स, ऑप्शन डी प्रमोटिंग फैमिली थेरेपी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एंश्योरिंग सेफ्टी एंड स्टेबलाइजिंग सिम्टम्स। शिजोफ्रेनिया का जो हमारा एक्टिव फेज होता है उसके अंदर हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है सेफ्टी एंड सिम्टम कंट्रोल पर, इसी के साथ ही डिस्ट्रेस को रिड्यूस करना होता है। बात करते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी की, तो यह हमारे लेटर फेज के अंदर आते हैं, ना कि एक्यूट फेज ऑफ शिजोफ्रेनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा हमारा Which medication should be administered before ECT to reduce oral secretions and prevent aspiration? कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसे कि हम बिफोर ECT एडमिनिस्टर करते हैं और जिसका मेन रोल क्या होता है? ऑरल सिक्रेशन को रिड्यूस करना और एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना। ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी डायजेपाम, ऑप्शन सी सक्सिनाइलकोलिन, ऑप्शन डी हेलोपेरिडोल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो रिड्यूस करता है ऑरल सिक्रेशन को और प्रिवेंट करता है एस्पिरेशन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन बी डायजेपाम की। डायजेपाम एक सिडेटिव है जो कि बिफोर ECT यूज में नहीं आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन एक मसल रिलैक्सेंट है। हेलोपेरिडोल की बात करें तो यह जो है हमारी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है जो कि प्री ECT प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑरल सिक्रेशन को रिड्यूस करना है और एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए यूज में आने वाली मेडिसिन हमारी एट्रोपिन रहती है जो कि बिफोर ECT एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज कंट्राइंडिकेशन इमीडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ECT। निम्न में से कौन सा ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है जिसे हम ECT से पहले इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए रिमूविंग डेंचर्स एंड ज्वेलरी, ऑप्शन बी ensuring informed consent, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग ए हैवी मील, ऑप्शन डी इंसर्टिंग एन IV कैनुला। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग ए हैवी मील। ECT से पहले हम पेशेंट को 6 to 8 आवर्स तक जो होता है वो फास्टिंग की जरूरत होती है ताकि एस्पिरेशन का रिस्क कम हो जाए। इसीलिए ECT से पहले हमारा हैवी मील देना एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन नहीं रहेगा। हैवी मील क्या करता है? हमारा एस्पिरेशन का जो रिस्क है वो इंक्रीज करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ECT से पहले जो होता है हम डेंचर्स और ज्वेलरी को रिमूव भी करते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट है यानी इसे भी इंश्योर करते हैं और IV कैनुला जो होता है उसे भी इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा हमारा ए पेशेंट सीज आई फील हैप्पी सेप्पी एंड स्नैपी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, एक पेशेंट है जो कि कह रहा है आई फील हैप्पी सेप्पी एंड स्नैपी, तो यह किस चीज का एग्जांपल है? ऑप्शन ए फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ऑप्शन बी क्लैंग एसोसिएशन, ऑप्शन सी लूज एसोसिएशन,
ऑप्शन डी वर्बिजरेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्लैंग एसोसिएशन। फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर जो होता है वो पर्सन रैपिडली शिफ्ट होता रहता है टॉपिक से। क्लैंग एसोसिएशन जो है उसके अंदर क्या होता है, राइमिंग और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं जिनका कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हैप्पी स्नैपी, हैप्पी सेप्पी स्नैपी, तो यहाँ पर कोई इनका लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, बस इनका राइमिंग है और जो इनका साउंड है वो सिमिलर सुनाई दे रहा है। तो ये हमारा क्लैंग एसोसिएशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आप देखेंगे लूज एसोसिएशन, जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है कि डिस्कनेक्टेड हो जाता है थॉट से या इलॉजिकल थॉट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्बिजरेशन की। वर्बिजरेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस वर्ड्स और फ्रेजेस। नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर हम देखने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा हमारा, ए पेशेंट डेवलप सडन डिजीज पेन एंड हेमोप्टाइसिस पोस्ट ऑपरेटिवली, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। एक पेशेंट को सडनली डेवलप हुआ है डिस्निया, चेस्ट पेन और हेमोप्टाइसिस पोस्ट ऑपरेटिवली, तो यहाँ पर हम क्या डायग्नोसिस एक्सपेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन डी न्यूमोनिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। चलिए बात करते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। एमआई के अंदर चेस्ट पेन प्रेजेंट होता है लेकिन हेमोप्टाइसिस नहीं होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करते हैं तो यह इसके अंदर क्लासिक ट्रायड रहता है, डिस्निया, चेस्ट पेन और हेमोप्टाइसिस का, स्पेशली पोस्ट सर्जरी वाले केसेस में ड्यू टू इमोबिलिटी होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूमोथोरैक्स को। न्यूमोथोरैक्स में भी हेमोप्टाइसिस नहीं आता है। उसके बाद आता है हमारा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर कफ एंड फीवर के साथ हेमोप्टाइसिस रेयर केसेस के अंदर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो पोस्ट ऑपरेटिवली यहाँ पर जो डेवलप किया गया वो है हेमोप्टाइसिस भी है, तो वो हमें हेमोप्टाइसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले कंडीशन की तरफ सस्पेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा हमारा, Which electrolyte imbalance is most commonly seen in a patient with persistent vomiting? एक पेशेंट है जिन्हें की persistent vomiting हो रही है, तो यहाँ पर हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इम्बैलेंस हुआ है यह हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैल्शियमिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया। वॉमिटिंग की वजह से पोटेशियम लॉस होता है ड्यू टू गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस, और यह जो है वो लीड करता है हमारा हाइपोकैलेमिया की कंडीशन को। वही बात करते हैं हम हाइपरकैलेमिया की, तो वो मोर कॉमन देखने को मिलता है हमें रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा हमारा, ए नर्स ऑब्जर्व ड्रेनेज फ्रॉम द सर्जिकल वुंड दैट इज पिंक एंड वाटरी, हाउ शुड इट बी डॉक्यूमेंटेड। यहाँ पर हमें ड्रेनेज जो है वो कौन से कलर का दिखाया गया है, पिंक और वाटरी है सर्जिकल वुंड का, तो इसे आप किस तरह से डॉक्यूमेंट करेंगे। ऑप्शन ए सीरस, ऑप्शन बी सैंग्यूइनस, ऑप्शन सी सीरोसैंग्यूइनस, ऑप्शन डी प्यूरुलेंट। अगर आपने यहाँ पर ड्रेनेज पढ़ा होगा तो उसके कलर के अकॉर्डिंग हम किस तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं या किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं यह भी आपको आता होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए के अंदर जो होता है वह क्लियर और वाटरी फ्लूइड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी की हम बात करेंगे सैंग्यूइनस। सैंग्यूइनस मतलब ब्राइट रेड कलर जो कि इंडिकेट करता है एक्टिव ब्लीडिंग को। उसके बाद हम बात करेंगे सीरोसैंग्यूइनस जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है, इसका मतलब होता है पिंक वाटरी मिक्स ऑफ सीरस फ्लूइड एंड ब्लड। ऑप्शन डी की अगर हम बात करेंगे प्यूरुलेंट, प्यूरुलेंट के अंदर जो हमारा कलर होगा वो येलो ग्रीन कलर होगा जो कि इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन एवी फिस्टुला इन ए हीमोडायलिसिस पेशेंट। हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर जो एवी फिस्टुला प्रेजेंट होता है वह प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं, यह किस तरह से इंडिकेट होता है। ऑप्शन ई रेडनेस एंड पेन एट द साइट, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ ब्रूट, ऑप्शन सी पाल्पेबल थ्रिल एंड ऑडिबल ब्रूट, ऑप्शन डी पैल स्किन अराउंड साइट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पाल्पेबल थ्रिल एंड ऑडिबल ब्रूट। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए को, रेडनेस एंड पेन यह साइन है हमारा इन्फेक्शन का, तो यह तो हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग को इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एब्सेंस ऑफ ब्रूट, यह इंडिकेट करता है ब्लॉकेज को। पाल्पेबल थ्रिल और ऑडिबल ब्रूट जो है वो इंडिकेट करता है हमारा पेटेंट फिस्टुला है, यानी कि हमारा फिस्टुला जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। ऑप्शन डी के अंदर आप देखेंगे कूल एंड पेल अराउंड साइट इन स्किन जो है वो कूल एंड पेल है, तो यह इंडिकेट कर रही है पुअर परफ्यूजन को। अगर हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एवी फिस्टुला प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं, तो आपको पाल्पेबल करना होगा थ्रिल को जिसके अंदर की आपको वाइब्रेशन फील होता है, और ब्रूट एक ऑडिबल साउंड भी आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा हमारा, ए डायबिटिक पेशेंट हैज ए फुट अल्सर विथ प्यूरुलेंट डिस्चार्ज इन फाउल ऑर्डर, व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन।
यहाँ पर एक डायबिटिक पेशेंट है हमारा जिनको फुट अल्सर हुआ है, इसके अंदर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज है और फॉल ऑर्डर आ रही है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए सॉक फुट इन वार्म वाटर, ऑप्शन बी अप्लाई एंटी फंगल क्रीम, ऑप्शन सी नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, ऑप्शन डी टीच फुट केयर एजुकेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। सॉकिंग से इन्फेक्शन और वर्स्ट हो सकता है, तो सॉक फुट इन वार्म वाटर ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी की हम बात करेंगे, अप्लाई एंटी फंगल क्रीम। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर एंटी फंगल क्रीम का हेल्पफुल नहीं रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है वह इंडिकेट कर रही है सीरियस इन्फेक्शन को, जिसके लिए हमें इमीडिएटली फिजिशियन को नोटिफाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे टीच फुट केयर एजुकेशन। टीचिंग इंपॉर्टेंट है बट प्रायोरिटी एक्शन के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, जिसके अंदर हम देखने वाले फर्स्ट क्वेश्चन को, Which of the following lab finding is consistent with premature ovarian insufficiency? जो हमारा premature ovarian insufficiency होता है उसके अंदर कौन सी lab finding जो होती है वो consistent देखने को मिलती है? ऑप्शन ए high estrogen and high FSH, ऑप्शन बी low estrogen and low FSH, ऑप्शन सी high FSH and low estrogen, ऑप्शन डी high LH and high estrogen। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी high FSH and low estrogen। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में लैब फाइंडिंग्स की बात करें तो एफएसएच का लेवल हाई होता है ड्यू टू लैक ऑफ नेगेटिव फीडबैक, और एस्ट्रोजन की बात करते हैं हम तो वह लो रहता है ड्यू टू ओवेरियन फेलियर। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, वेयर शुड द अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प बी अप्लाइड आफ्टर बर्थ? आफ्टर बर्थ जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प जो है वो कहां पर अप्लाई करना चाहिए? ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेबीज एब्डोमेन, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेबीज एब्डोमेन, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर प्लेसेंटा, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेसेंटा। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेबीज एब्डोमेन। आफ्टर बर्थ क्लैम्प अप्लाई करने की करेक्ट साइट होती है हमारी 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेबीज एब्डोमेन टू प्रिवेंट कॉर्ड क्लैम्प इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग। ऑप्शन बी आप यहाँ पर देखेंगे, इट इज टू फार फ्रॉम एब्डोमेन। ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेसेंटा, नियर द प्लेसेंटा रहेगा जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन डी है हमारा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेसेंटा, यह लोकेशन हमारी टू फार है और अननेसेसरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा हमारा, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन फॉर लेबर इंडक्शन, व्हिच कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इट यूज? एक नर्स है जो कि प्रिपेयर कर रही है ऑक्सीटोसिन के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर लेबर इंडक्शन, निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर कि यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा इसका यूज? ऑप्शन ए पोस्टम प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी सिफेलोपल्विक डिस्प्रोपोर्शन यानी कि सीपीडी, ऑप्शन सी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन डी माइल्ड प्री एक्लेम्शिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सीपीडी यानी कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सबसे फर्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए पोस्टम प्रेगनेंसी की। पोस्टम प्रेगनेंसी एक वैलिड इंडिकेशन है ऑक्सीटोसिन इंडक्शन का। नेक्स्ट आप देखेंगे सीपीडी को। सीपीडी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड लेबर में, क्योंकि इस कंडीशन से क्या होगा, यूटेराइन रप्चर या फिर फिटल डिस्ट्रेस होने का चांस रहता है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पीआरओएन की कंडीशन के अंदर भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम इंडक्शन जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में भी इंडक्शन कर सकते हैं बट यह कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें पूछा गया था यहाँ पर ऑक्सीटोसिन इंडक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो वो रहेगी हमारी कंडीशन ऑप्शन बी यानी कि सिफेलोपल्विक डिस्प्रोपोर्शन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ट्रू लेबर पेन? ट्रू लेबर पेन का फीचर कौन सा है? ऑप्शन ए पेन फेल्ट ओनली इन द एब्डोमेन, ऑप्शन बी पेन that decreases with sedation at rest, ऑप्शन सी पेन that radiates from back to the abdomen, ऑप्शन डी पेन that disappear from hydration। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पेन that radiates from the back to the abdomen, ऑप्शन ए पेन फेल्ट ओनली इन एब्डोमेन। अगर पेन ओनली लोअर एब्डोमेन पर लिमिटेड है तो यह फॉल्स लेबर को इंडिकेट करता है। ऑप्शन बी है हमारा पेन दैट डिक्रीजेस विद सेडेशन और रेस्ट। जो हमारा ट्रू लेबर पेन होता है वो परसिस्ट रहता है, रेस्ट और सेडेशन के बाद भी यह कम नहीं होता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है। अब ट्रू लेबर पेन को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? बैक टू फ्रंट जो होता है इसका रेडिएशन होता है जो कि क्लासिक फीचर है हमारा ट्रू लेबर पेन का।
ऑप्शन डी रहेगा हमारा पेन दैट डिसअपियर आफ्टर हाइड्रेशन। आफ्टर हाइड्रेशन के बाद पेन का डिसअपियर होना ट्रू लेबर पेन का साइन नहीं है। अगर आप देखेंगे कि ट्रू लेबर पेन हम किस तरह से फीचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी।